रिश्ते चाहे सगे हों या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले तो ये सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपये थे, जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतज़ाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वो बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वो फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता है और जो भी कीमती सामान उसे नजर आता है उसे उठाकर वो बेच देता है। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगता है और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वो ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पे छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वो भी मेरे ही जैसी थीं, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और ये चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसीलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वो इसीलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के वो मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही उसी सब्जी वाले के पास आई थी, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निबटकर वो मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए।
मैंने काफ़ी सब्जियां उसे बता दी और वो तोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसीलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए ही काट कर बाकी के 450 रुपए वापस दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर ये रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वो मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपए तक की भी होती थी, लेकिन वो मुझसे 50 रुपए से ज़्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतज़ार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं, या पहले वो मुझे सब्जी दे देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतनी सारी सब्जी वो मुझे केवल 50 रुपए में दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गईं, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोज़ाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक बार जाऊं, मैं जब भी जाती वो मुझसे 50 रुपए ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो किसी को भी ये सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास न जाऊं। लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरत पूरी करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा ये सोच कर जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 रुपए का क्या मामला है और वो मुझे ये सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक न हो। लेकिन जब भी मैं जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाज़ा हो जाता उसकी गलत नीयत का। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वो किसी औरत को नज़र भरकर भी नहीं देखता था, और ये बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल ये था कि अगर वो मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी, कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, जो कम से कम भी 2-3 हज़ार रुपए की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 में से भी 50 रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2,000 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसीलिए मैं उससे सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वो खुद दुकान पर मौजूद नहीं था।
मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसके दुकान के मालिक ने उसे ये बात क्यों कही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊँ, किसी भी समय कोई भी चीज लूँ तो 50 रुपए ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 रुपए जितनी है, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसी ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों ये हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी, और ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसीलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का ये राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती, और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई न समझता और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वो इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसीलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था। वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ ही उससे सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी 50 रुपए में ही क्यों देते हो, और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली हैं जो पति की नज़र से बचाकर रखी हैं। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से कभी नहीं देखा, और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी मदद ही क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया और रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की कि वो मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया। तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वो वहीं पर देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय तो वो सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वो भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब न ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वो न जाने क्या कर दे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा।
मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ ये सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतज़ार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और उनको सख्ती से समझाकर कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी को छुपा लिया और घर की तरफ चल दी। और छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके, अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दूं। मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की? मेरी तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है और उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है और मेरे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फ़ैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं, और मैंने तो ये समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूलकर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे और उसके बाद कुछ पता नहीं कि उन सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए और मुझे उन्हें देखकर और ज़्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि आपने इनको पहचाना? मेरी तो ज़बान बंद हो चुकी थी, मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि यह आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थे। मुझे तो लगा था कि आज इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फालिस का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, उससे पूछा कि ये सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थीं और फिर ये तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी माताजी को ये एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी और उसी के हाथों मेरे माताजी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और उसे अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था।
अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई ना करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसीलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत से दिल लगाकर काम करता था और उसकी इज्जत भी बहुत थी समाज में। एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालत में वो उसे मिले उस पर उसे तरस आ गया और वो उन्हें अपने घर ले आया। और अब वो पिताजी की देखभाल के लिए ही उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि वो पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था, क्योंकि पिताजी से बोला भी नहीं जा सकता और ना ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वो 50 रुपए भी इसीलिए ले लेता था कि मेरी खुददारी को चोट न पहुंचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में मैं ये सोचती थी कि वो गलती से उसे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरत पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और वो जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पे चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उन्हें ज़िंदगी में ही मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उनसे हिसाब लेगा। और अपनी माँ की तरफ से भी मैंने उस आदमी को माफ़ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूंगी और इस पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वो जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे जिनके ज़रिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।